हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। प्रीवियस लेक्चर तक दोस्तों हम लोग इस चैप्टर के अंदर जो कि हमारा मनी इन बैंकिंग चल रहा है फ्रॉम नितिन सिंघानिया थर्ड एडिशन, करेंसी नोट्स प्रिंटिंग और कॉइन्स की मिंटिंग के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। नोट्स की प्रिंटिंग और कॉइन्स की मिंटिंग होती है, हमारी बात आपको पता है। आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि बैंक की लायबिलिटीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, अब लायबिलिटी जो है वो एक प्रकार की बैंक के ऊपर, आप ऐसा कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी तो बैंकों की बहुत सारी होती है। किस दिशा में है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी? कस्टमर्स के पैसों को केयर और एक्सट्रीम केयर के साथ रखना है। ये मैं मजाक के लिए नहीं बता रहा हूँ, मतलब ये नोट कर लेना, जो हिंदी इंग्लिश की जो मैं कहानी रच रहा हूँ, ये पूरा टॉपिक इसी से कवर होएगा। ठीक है, कस्टमर्स के पैसों को केयर और एक्सट्रीम केयर के साथ रखना है। क्यों? इसके पीछे रीज़न क्या है? वो लोग कभी भी बैंक आकर अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा वापस मांग सकते हैं। इस केस में बैंक के पास, पहले जो लिखवा रहा हूँ आप मतलब बस वो सुन लो। वेल प्रिपेयर्ड हूँ मैं इस कंटेंट में आपके लिए। आपको गूगल से पूरा लाइव दिखाऊंगा एक एक चीज़, सब कुछ, क्योंकि यहाँ पर तो पेन से बार बार लिख नहीं पाऊंगा, टाइम वेस्ट करने वाली बात है। एक एक टर्म सारी समझाऊंगा। पूरी कहानी जो मैं हिंदी इंग्लिश लिख रहा हूँ इसी में रची हुई है। बस आपने ये करा, इससे आपका डन करवा। इसलिए डिटेल में इतनी रहा हूँ, इसलिए आराम आराम से लिख रहा हूँ। मैं चाहता तो मुँह से बोल कर बता सकता था। इससे टॉपिक शोर शॉर्ट है आपके प्रीलिम्स के अंदर पक्का। ठीक है, हाँ, इस केस में बैंक के पास दो ऑप्शंस हैं। कस्टमर्स को बोलना ओके जी, फटाफट हम आपको पैसा दे रहे हैं। जस्ट वेट एंड सिट। and have glass of water.
इतनी देर में पैसा मिल जाता है। दूसरे वो कस्टमर जिनको बैंक ये बोलते हैं सॉरी सर, पैसा आपका ही है, लेकिन अभी वक्त नहीं हुआ है कि आप अपने पैसों को विड्रॉ कर सको। थोड़े टाइम बाद आना आप सर और मैम। तीसरा बैंक एक बात और बोल देता है, सर और मैम लिसन, पैसा अगर आपने इस डेट से पहले विड्रॉ कर लिया तो पेनल्टी लगेगी। अच्छे से सोच लो आप। यही है पूरी कहानी, बस इन्हीं पॉइंट्स के अंदर जो मैंने आपको बताई है, जेन्युइन कहानी बताई है। आपका पैसा जो बैंक के पास होता है, बैंक से जब लेने जाओगे, यही 3 रिएक्शंस होते हैं बैंक के। 2 ऑप्शंस हैं वैसे बैंक के पास, अभी देना है या फिर बाद में देना है। लेकिन अभी देने के अंदर आप वैसे 3 ऑप्शन बना सकते हो, आपकी मर्जी। अभी देने के अंदर बैंक ये बोलता है ठीक है कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन एक टाइम पे बोलता है अगर इस डेट से पहले, इस तय सीमा से पहले अगर निकालना है, सर मैम निकाल लो, पेनल्टी कटेगी। पहले मुझे ये बताओ जो मैंने लिखा है आप समझ गए, साइमल्टेनियसली नोट डाउन कर लिया? ठीक है, श्रेया लिख भी लिया क्या? क्या बात है। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे। अब आप रिलैक्स हो जाओ, अब आपको बस टर्म्स जाननी है, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आपने पूरी कहानी सुन ली। पहले मुझे बताओ, ये जो कहानी मैं साथ साथ बोलता गया था और जो लिखवाता गया था, कोई दिक्कत इसमें? इसको समझने में कोई दिक्कत है? वो होता कब है, कैसे होता है, वो अभी आज की क्लास उसी के बारे में है। लेकिन पहले बताओ इसमें कोई दिक्कत है? 3 पॉइंट्स में आपको। पहला केस मैंने आपको क्या बताया, लायबिलिटी का मतलब क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। लायबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। किस बात की, कि कस्टमर्स का पैसा बैंक जो है वो केयर और एक्सट्रीम केयर के साथ संभाल रहे हैं। मैंने दोनों बातें क्यों लिखी, अभी आपको पता लगेगा कि केयर और एक्सट्रीम केयर सर आपने क्यों लिखा है, अभी पता लगेगा आपको। इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों होता है ये। कस्टमर जो है भैया वो बैंक आकर कभी भी अपना पैसा मांग सकते हैं, है ना। आप कोई बता सकता है आशिमा, अगर आप मेरी अभी क्लास छोड़कर अभी आप ATM कार्ड लेकर बैंक से विड्रॉ करने चले, आपको कोई रोक सकता है संसार में, कोई भी ताकत? यानी कि आप अपना पैसा विड्रॉ कर रहे हो ना,
लेकिन अगर आपका बैंक नहीं है और वो नहीं है, किसी का भी एटीएम कार्ड लगा कुछ भी पिन डालने लग जाओ, मिल जाएगा आपको अपना पैसा। चलो आपको अपना एटीएम कार्ड भी पता है, सब कुछ पता है, अपना बैंक भी है, उसके अंदर पैसे नहीं पड़ रखे और आप डाल रहे हो कि 10,000 रुपीज़ टू बी विड्रॉन, हो जाएंगे? है ना? नहीं होंगे। तो अपना डिपॉजिट किया हुआ पैसा वापस मांगने कभी भी कस्टमर्स आ सकते हैं। बैंक इस केस में 2-3 रिएक्शन दिखाएगा। पहला रिएक्शन क्या, कस्टमर से क्या बोलेगा, ओके जी फटाफट हम आपको पैसा दे रहे हैं, तब तक आप बैठो सामने वाले सोफे के ऊपर और पानी पी लो, वेट करो, ठीक है, उतनी देर में मिल जाएगा। दूसरे केस में बैंक ये बोलता है, सर पैसा आपका ये, डोंट वरी, लेकिन तय वक्त से पहले, तय डेट से पहले हम आपको विड्रॉ नहीं करने दे सकते, थोड़े टाइम बाद आना। और वो जो बाद है, जो बैंक कह रहा है कि थोड़े टाइम बाद आना, इस डेट या इस ईयर या मंथ के बाद आना। तीसरे केस के अंदर बैंक ये बोलता है, सर ओके आपका पैसा विड्रॉ कर लो, लेकिन लिसन टू मी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, विड्रॉ अगर करना है तो जितना डिपॉजिट करा था उतना नहीं मिलेगा, पेनल्टी लगेगी, क्योंकि अभी आपका वक्त नहीं हुआ है। इस डेट से पहले अगर आप विड्रॉ करोगे तो अच्छे से सोच लो आप। केस क्लियर हो गया पहले? अब आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो लेट्स स्टार्ट। अब बाकी अंग्रेजी लिखी हुई है, इकोनॉमिक्स वाली अंग्रेजी, बस मुद्दा यही था इन तीनों का। और अब आपका प्रीलिम्स की कंसेप्चुअल क्लैरिटी मुझे इन्हीं पॉइंट से बनवानी थी, वो बन चुकी है। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, लायबिलिटीज ऑफ अ बैंक। देखो डिपॉजिट्स जो भी बैंक रिसीव करता है, दे आर कंसिडर्ड एज लायबिलिटीज टू दैट बैंक। पहले मुझे बताओ, आप बैंक में डिपॉजिट किस किस माध्यम से करवाते हो? ठीक है, किसी ने चेक दिया, आपके नाम पे डाल दिया, है ना, यूपीआई कर दिया आपने मेरे बैंक में, डिपॉजिट हो गया। और हाँ, ये वही बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर दी, है ना, एनईएफटी या फिर आईएमपीएस, आरटीजीएस, और कैश लिया, मेरा अकाउंट नंबर लिया, मैंने खुद ने, आपने, किसी ने भी, और डिपॉजिट करके आ गए। इन सारे माध्यम से जितने भी नाम लिखे हम लोगों ने, इससे पैसा बैंक में आ रहा है। बैंक में आया हुआ पैसे को, चाहे वो 15 मिनट के लिए आया हो, चाहे वो 15 साल के लिए आया हो, मैं डिपॉजिट ही कहूंगा, ठीक है। डिपॉजिट्स विच आर रिसीव्ड बाय बैंक, ये एक प्रकार के ऊपर बैंक के ऊपर लायबिलिटीज होते हैं, बर्डन होता है। क्यों? क्योंकि बैंक को इनको फ्यूचर में कस्टमर को देना होता है। अब फ्यूचर मतलब 5 मिनट का फ्यूचर, 15 सेकंड का फ्यूचर, 15 साल का फ्यूचर, 25 साल का फ्यूचर, या आप मर गए तब तक बैंक में आपका पैसा डला हुआ आपका, राइट? कुछ गलत बोला मैंने? फ्यूचर कैन बी इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म ऑल्सो ना इन केस ऑफ बैंकिंग। आपने मुझे यूपीआई करा आशिमा, मैंने उसे निकालकर मम्मी को दे दिया अपनी, कितनी देर के लिए डिपॉजिट हुए पैसे? हार्डली 1 मिनट 2 मिनट्स, है ना, यही। अब बैंक की ये जो लायबिलिटी, यानी कि आप एक बात क्या सीख गए हो आज, डिपॉजिट्स क्या बैंक के पास लायबिलिटीज होते हैं या फिर कोई अच्छी चीज होती है? बोथ यार। क्या मनी एंड बैंकिंग देखा तुमने मेरा? पैसा इसको घुमाता भी तो है बैंक, लेकिन जर्नली फिर भी अगर हम लोग समझें, अगर बैंक की लायबिलिटीज अगर हमें जानने को हमसे पूछे बैंक की लायबिलिटीज क्या होती है, तो आप बोलो कुछ डिपॉजिट होता है। क्यों? हर डिपॉजिट लायबिलिटी बनेगा नहीं बनेगा ये गारंटी नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर लायबिलिटी अगर कोई बैंक की होगी तो वो डिपॉजिट की फॉर्म में होता है। मैंने सारी बातें क्लियर कर चुका हूँ मैं, सीवी सचदेवा और मनी इन बैंकिंग जो नितिन सिंघानिया के इंट्रोडक्टरी पेजेस हैं। एक बात बताई थी मैंने आपको, सीवी सचदेवा के अंदर अगर आपने नोट करी हो, सारे कस्टमर एक ही दिन के अंदर अपना पैसा विड्रॉ करने नहीं आते हैं, राइट? इसलिए बैंक घुमाता है इसे, इसलिए इस पैसे को बैंक घुमाता है, और रिस्क भी है ये थोड़ा सा। क्यों?
अगर बैंक डूब रहा है, सारे कस्टमर अगले दिन ही आके खड़े हो जाएंगे एंड फिर बच्चे को पीछे करके बिग डैडी कहते हैं। बिग डैडी कौन? आरबीआई। क्या बात है। बिग डैडी क्या कहते हैं? हम देंगे पैसा, राइट? बोलो बोलो। ठीक है। अब ना बैंक की जो लायबिलिटी है कि उनको कस्टमर को जिन्होंने डिपॉजिट करवाया था पैसा, उनको वापस करना है, उसको आप जर्नली एंड ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डाल सकते हो। एक है डिमांड लायबिलिटी, अभी चाहिए तो अभी ही चाहिए मुझे पैसा, मैम आप कहीं से भी ला के दो, मेरा पैसा है, मैंने आपके खाते के अंदर डाला है, भाड़ में जाओ, आप अपनी तशरीफ मरवाओ, मुझे अपना पैसा दो। दूसरा ये होता है, बैंक कहता है एक तय सीमा से पहले अगर आपने पैसा निकाला आपकी पेनल्टी कटेगी, या फिर एक तय सीमा से पहले आप पैसा निकाल ही नहीं सकते हो, कुछ भी कर लो, सोच समझ के आपने इस खाते के अंदर पैसे डाले थे, इस चीज के अंदर पैसे को कन्वर्ट करवाया था, जबकि आपको पता है कि एक फिक्स टाइम से पहले नहीं मिल पाएंगे। और या तो दो कैटेगरी, या तो फिक्स टाइम से पहले अगर निकालनी है तो पेनल्टी कटेगी, तो आप जाकर आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते मेरा पैसा मुझे वापस दो, सोच समझ के आपने इतने टाइम के लिए रखवाया था। दूसरा, या तो मुझे इतना पैसा जो है मेरा, जितना मैंने डिपॉजिट करा था उतना क्यों नहीं मिल रहा है, तो बैंक आपको बोलेगा ये आपका डिमांड डिपॉजिट थोड़ी ना है, ये तो आपकी टाइम लायबिलिटी, ये तो टाइम लायबिलिटी वाला पैसा है हमारे पास आपका। और जनरली पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बता दो, बैंक के पास सेफ साइड क्या है कि कौन से पैसे को अगर बैंक रोटेट करे तो वो सेव नहीं कर सकता है, घुमाए अगर इधर उधर लोन्स वगैरह देने के लिए, टाइम डिपॉजिट वाला पैसा, राइट? क्यों? कस्टमर्स यहाँ आएंगे नहीं, और वैसे भी आएंगे तो उनको पता है पेनल्टी वगैरह के लिए ऐसे होंगे भी तो एक दो होंगे, क्यों कोई अपनी पेनल्टी वगैरह कटवाकर जितना पैसा उसने डिपॉजिट करा था बैंक से कम लेकर जाएगा, है ना? इससे बढ़िया तो घर पे ही नहीं रख लेता वो। तो चलो बात करते हैं डिमांड डिपॉजिट्स और बैंकों के कंटेक्स्ट में डिमांड लायबिलिटीज की। ये वो लायबिलिटीज हैं विच बैंक हैव टू पे ऑन डिमांड। यानी कि कोई भी आया कस्टमर, ऑन द स्पॉट उसको बैंकों को देना है। आशिमा, आपके दिमाग में एक इमेज आ रही होगी कि मैं बैंक तक जाऊंगी और वहां पर जाके विंडो पे बोलूंगी और मुझे अपना पैसा मिल जाएगा, यही तेरे दिमाग में आ रहा होगा पक्का, है ना? है ना? कोई बात नहीं, लेकिन इसका एक दूसरा रूप भी होता है। आप और मैं कुछ भी खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं मान लो, ठीक है, अपनी सीफोरी मार्केट के अंदर, मेरा यूपीआई काम नहीं कर रहा है, तो मेरा बैंक का ही पैसा काम नहीं कर रहा, वो कह रहा है सर्वर डाउन या बैंकिंग अभी आपका अलाउ नहीं कर रहा, बैंक आपका सर्वर डाउन है, उसका जो भी है। अब हमें उसको पैसे तो देने ही है। तो आपने मुझसे कहा कि भैया आपके पास एटीएम कार्ड है क्या? मैंने कहा हाँ। वो कहती, आपने कहा मुझे वो सामने एटीएम है, यहाँ से निकाल लो, उसको दे दो 50-100 रुपये निकाल के। हम क्या बैंक गए? लेकिन बैंक का ही एक रूप हमारी आंखों के सामने था ना। 12 बजे रात को बैंक खुला होगा जब, या 8 बजे 9 बजे जब हम चाउमीन खा रहे हैं, नहीं ना? लेकिन फिर भी आपके आइडिया से मैं अपने बैंक से पैसा कैसे दे पाया? बिकॉज वो मेरे डिमांड डिपॉजिट थे। और मैं फटाफट से उसको निकालकर उसको मैंने दे दिए। अब मुझे यहाँ पर बैंक जो प्रॉपर होता है हमारी इमेज, हमारी दिमागी इमेज में, क्या मुझे वहाँ जाना पड़ा? नहीं। तो एक बात क्लियर हो गई, मैंने आपके दिमाग से बैंक या डिमांड डिपॉजिट का कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर कर दिया ना। अब आपके दिमाग में सिर्फ बैंक तो नहीं आ रहा। और मान लो यूपीआई मेरा एक्टिव, दोबारा एक्टिव हो गया और फिर हमने कुछ और खाया, उसके बाद ट्रांजैक्शन कर दी मैंने,
अगेन मैं अपना डिपॉजिट करा हुआ पैसा जो मैंने बैंक में रखवा रखा है, मैं वहाँ तक गया कि मुझे मेरा पैसा दे दो, कुछ और खाना है मुझे, लेकिन वो कट गया ना बैंक से। अगेन बैंक ये सब क्या कर रहा है मेरे साथ श्रेया, मेरे को डिमांड पे मेरे पैसे दे रहा है, चाहे मैंने एटीएम कार्ड यूज़ करा अपने एग्जांपल में या फिर मैंने यूपीआई करा कुछ और खाने के लिए, क्या कर रहा है बैंक मुझे ऑन डिमांड, ऑन द स्पॉट ऑन डिमांड मुझे पैसा दे रहा है मेरा, है ना। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आशमा जितने मेरे पास पैसे ना हो और मैं ज़्यादा खर्च कर लूँ, क्या बात है। ठीक है, सबसे पहले डिमांड लायबिलिटीज होती हैं, याद रखना ये ऑन द स्पॉट जो आप डिमांड करते हो वो बैंकों को जो लौटाना पड़ेगा वो है ये। सबसे पहले दो तरह के आपके अकाउंट होते हैं, एटीएम गए होगे श्रेया, जाते रहते होगे, आशमा आप भी गए होगे, पर आशमा को समझ में नहीं आता है ना। अच्छा, अब अक्सर ना वहाँ एक ऑप्शन आता है आशमा जिसमें हमें 5 सेकंड सोचना पड़ता है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट एटीएम कार्ड को अंदर एटीएम मशीन में इंसर्ट करने के बाद, सबसे पहला ऑप्शन राइट, सबसे लिख कर आता है योर कार्ड इज प्रोसेसिंग प्लीज वेट, 10 सेकंड का वेट हुआ, सबसे पहले मशीन के टच स्क्रीन के अंदर लिख करके आता है श्रेया सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट, है ना। आपके करंट अकाउंट, करंट बैंक अकाउंट में जो भी आपका पैसा डिपॉजिट होता है प्लस आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर आपका जो पैसा होता है, दोनों डिमांड लायबिलिटीज का पार्ट है। वैसे तो मैं आपको डिफरेंस एक बारी आई थिंक मैं बता चुका हूं इसी चैप्टर के अंदर या पता नहीं प्रीवियस चैप्टर के अंदर, लेकिन मैं आज आपको ना बैंकों के पर्सपेक्टिव से जो बैंक बोलता है प्रॉपर बता देता हूं आज आपको सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में फ़र्क क्या होता है। और इसके लिए हम नॉलेज को यूज़ करेंगे जो HDFC का बैंक हमें समझाता है कस्टमर्स को। बैंक वाले ना ब्लॉग्स लिखते हैं सारे इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि पृथ्वी की सबसे बोरिंग जगह कौन सी होती है आशमा, बैंक, है ना। कितना वेट करो, बैठी रहती चश्मा लगाकर आराम से कि भाई कितनी थकेली है यार, कितने थकेले हैं, कुछ जीवन में करने को ही नहीं है, कहाँ आके बैठ के कहाँ नौकरी कर रहे हैं। और हमारा पैसा उनसे अगर तो मांग लो या 2-4 सवाल जवाब एक्स्ट्रा कर दो तो श्रेया सुअरनी जैसी शक्ल बना लेती हैं वहां बैठी हुई औरतें यार, कि जैसे इनसे लोन मांगने आए हो आरामजादियों से। ठीक है, खैर मतलब मैंने जो भी बोला सच ही बोला है, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में फ़र्क क्या होता है HDFC की भाषा से। बहुत अच्छा ब्लॉग है इसका यहाँ पर। तो हम दोस्तों यहाँ पर जानते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। ठीक है, आराम से समझना। कभी कभार समय ऐसा हो सकता है जब आपको मल्टीपल पेमेंट्स करनी पड़े, बहुत बार लोगों से पैसा लेना पड़े, और कुल मिलाकर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस आपको काफ़ी ज़्यादा डेली बेसिस पे करनी पड़ती हैं, जिस प्रकार की ट्रांजैक्शन ट्रेडर्स और एंटरप्रेन्योर्स करते हैं। ट्रेडर्स मतलब व्यापारी नॉर्मल, ठीक है, बिजनेसमैन वगैरह। अब उनको अपना अकाउंट का एक्सेस जो है वो फ्रीक्वेंटली चाहिए होता है, तो उनके लिए होता है करंट अकाउंट। लेकिन फिर सेविंग अकाउंट क्या होता है, अब इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले सेविंग अकाउंट एक ऐसा डिपॉजिट अकाउंट होता है जहां पर आप एक महीने के अंदर सिर्फ एक लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही कर सकते हो। पूरी बात लिखी नहीं है इसकी, लिमिटेड ट्रांजैक्शन। विद इन अ मंथ, और ये डिपेंड करता है दैट इज अलाउड
बाय योर बैंक। जबकि करंट अकाउंट जो होता है इट इज मेंट फॉर डेली ट्रांजैक्शंस। किसको सूट करता है कैसा अकाउंट? सेविंग अकाउंट ज्यादातर उन लोगों के लिए सूटेबल होता है जो सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं। जो सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन होते हैं या जिनकी मंथली इनकम आती है कहीं से। करंट अकाउंट उनके लिए होता है बेस्ट, जो कि ट्रेडर्स होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिनको फ्रीक्वेंटली अपना अकाउंट एक्सेस करना पड़ता है। श्रेया, आई थिंक आपका होगा सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है आपके डिपॉजिट्स के ऊपर एट अ रेट ऑफ अराउंड 4%। अभी अराउंड इसलिए लिखा हुआ है, बैंक टू बैंक वेरी करता है थोड़ा सा। क्यों? कोई भी नया बैंक आएगा तो थोड़ा सा एक अट्रैक्शन पॉलिसी चलाएगा कि नहीं चलाएगा श्रेया, है ना, कि उनके ताकि उनका नया बैंक जो है वो प्रमोट उनके खाते में जाए, है ना। लेकिन देयर इज नो सच अर्निंग फ्रॉम अ करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक्चुअली इट इज अ नो इंटरेस्ट बियरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहां पर आपको किसी भी प्रकार का अपने डिपॉजिट के ऊपर ब्याज नहीं मिलता। आप कहोगे लेकिन कि सर हमारा करंट अकाउंट है लेकिन इंटरेस्ट आता है हमारे, कभी कभार हमने देखा है मैसेज भी आता है। वो आपकी एनुअल डिपॉजिट जिनको आप छेड़ते नहीं हो ना, जो बैंक में पड़ा हुआ है, वो उसके बेसिस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। और वो भी अगेन बैंक टू बैंक डिपेंड करता है कि देगा भी कि नहीं देगा। अगर हम लोग बात करें ओवरड्रॉइंग की, ओवरड्रॉ का मतलब क्या होता है? अब मुझे बताना, एक बेस देता हूं मैं आपको एग्जांपल का। आपके पास 10 लाख रुपए हैं आपके खाते में, तो अब मुझे बताओ ओवरड्रॉ का मतलब क्या होगा यहां पर? ज्यादा निकाल सकते हो कि बस तेरे एग्जांपल में खर्चा ही होता है हमेशा, ठीक है, कि 10 लाख से ज्यादा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर है भी नहीं तो व्हेन यू विड्रॉ मोर मनी फ्रॉम द अकाउंट देन इज एक्चुअली देयर, तो आपका अकाउंट बोला जाता है ओवरड्रॉन। सेविंग अकाउंट के केस में ना ही बैंक्स ऑफर करते हैं ना ही अलाउ करते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, बल्कि ये जो फैसिलिटी है इट इज प्रोवाइडेड विद अ करंट अकाउंट। ओके, फिर मिनिमम बैलेंस। मिनिमम बैलेंस जो कि रिक्वायर्ड है टू मेंटेन अ सेविंग अकाउंट इज यूजुअली लो। सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस बहुत कम रखना होता है, लेकिन करंट अकाउंट में सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस रखना होता है आपको। इसलिए बहुत बार आपका करंट अकाउंट ना अलग अलग बैंकों के साथ कहते ना, आपको 0 रुपीज़ भी नहीं रखने पड़ेंगे, मिनिमम कोई बैलेंस नहीं रखना पड़ेगा और आप उसमें खोल सकते हो। वो सेविंग अकाउंट के केस में अलाउ हो जाएगा बहुत सारे केसेस में, करंट अकाउंट में जनरली ऐसा नहीं होता है। उसके बाद बस ओके हो गया, समझ गए ना? अच्छे से समझ में आया? पहले आप ये मेरे को ये बताओ। तो ये डिमांड लायबिलिटीज़ हैं। अब मैं दोनों डिफरेंसेस आपको दिखाकर इनके बीच में डिफरेंशिएट करवाकर क्यों बताना चाहता था ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी के बारे में, वो इसलिए कि करंट बैंक अकाउंट जो है और जो सेविंग बैंक अकाउंट है, भले ही यहाँ पर ट्रांजैक्शंस ज़्यादा अलाउ हैं, यहाँ पर आप ट्रांजैक्शन कम करोगे, लेकिन अलाउ तो है ना, कर तो सकते हो ना। बताओ
अलाउड तो है ना ट्रांजैक्शन करना, इसलिए ये डिमांड लायबिलिटी है। अगर आपका करंट बैंक अकाउंट खाता है या सेविंग बैंक अकाउंट खाता है, तो सेविंग बैंक अकाउंट वालों के पास फिर आपका सेविंग बैंक अकाउंट है, एटीएम कार्ड नहीं है आपके पास, आप नहीं कर पाते हो ट्रांजैक्शन एकदम से। अगर कभी पैसे चाहिए हो, आप यूपीआई आईडी नहीं यूज कर पाते हो। बिल्कुल, समझ में आया? पहले मुझे ये बताओ आगे। मार्जिन्स हेल्ड अगेंस्ट लेटर्स ऑफ क्रेडिट या गारंटी, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज होती है ये। जनरली हम जो सुबह आर्टिकल पढ़ रहे थे ना करंट अफेयर का, वो श्रेया मयूर के इंडिया की नई ट्रेड पॉलिसी में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में पढ़ रहे थे, ये वहां पर यूज होता है जनरली ओवरसीज ट्रेड में। आशमा जैद, इसको लेटर्स ऑफ क्रेडिट कह लो या लेटर्स ऑफ गारंटी कह लो, एक ही बात है। यहां पर देखो, आप आराम से समझना। आप दोस्तों इसको यहां पर देखो, लेटर ऑफ क्रेडिट एक ना डॉक्यूमेंट होता है जो कि इस बात की गारंटी करता है कि आपने अगर कोई सामान जो है खरीदा है, बाहर से मंगवाया है, किसी कंट्री से मंगवाया है, किसी और स्टेट से मंगवाया है, आप बायर हो, आपकी पेमेंट सेलर तक पहुंच जाएगी। सेलर को ये आश्वासन, ये फुली डेडिकेटेड तरीके से एक प्रॉमिस मिल जाता है कि उसका पैसा कहीं नहीं जा रहा, उसने अब तक सामान पहुंचा दिया, उसकी पेमेंट कहीं नहीं जा रही, उसको मिल जाएगी पेमेंट। इट इज इशूड बाय अ बैंक, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक इशू करता है या लेटर ऑफ गारंटी के अलावा से, और ये चीज ये इंश्योर करती है कि सेलर को जितनी पेमेंट मिलनी चाहिए उसको पूरी पेमेंट कर देगा बैंक। अगर आप कुछ पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो बैंक जो है वो आपका या तो पूरा या रिमेनिंग अमाउंट आपके बिहाफ पर दे देता है सेलर को। लेटर ऑफ क्रेडिट लेकिन ऐसी थोड़ी ना बैंक आपके बिहाफ पे आप दे देगा कि आप यार मेरी तरफ से पैसा दे देना। आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ प्लेज करनी पड़ती है, या तो आप बैंक को कैश दे आए या किसी प्रकार की कोई एक सिक्योरिटी। और लेटर ऑफ क्रेडिट जितने का होता है, जितने अमाउंट का होता है, उसके कुछ परसेंटेज जो है उस पूरे अमाउंट का बैंक जो है वो अपनी फी चार्ज करता है, डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ साइज और अमाउंट ऑफ द लेटर ऑफ क्रेडिट। पहले मुझे बताओ, ये बात समझ में आई? तो ये भी एक प्रकार का प्रोमिसरी नोट होता है विच इज मेड बाय द बैंक टू पे टू द एक्सपोर्टर और सेलर ऑन बिहाफ ऑफ द इंपोर्टर और बायर। बस अब यहां पर एक बात बताओ, जब कोई सिक्योरिटी या अपना कैश जो है वो प्लेज करके गया है बैंक के पास कि मेरे बिहाफ से सामने वाले को पैसा दे देना, तो ये इमीडिएट सी चीज नहीं है, ऑन डिमांड चीज नहीं है ये बैंक के पास कि उसे देना ही पड़ेगा, राइट? आप समझ गए इसको डिमांड लायबिलिटी क्यों बोला जा रहा है? सामने वाला वेट कर लेगा सेलर कि बैंक उसको ये बोलते कि नहीं जी हमने ना पैसा घुमा दिया अभी लोन के तौर पर, अभी वो आएगा तब हम आपको दे देंगे। मान जाएगा सेलर, है ना? ये हाँ, जो वो फीस के तौर पर नहीं, मतलब जो उसने अपने पास रख लिया अभी
प्लेज करा ना जो उसने, हाँ। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है श्रेया, ये बता देता हूँ उसको, मैं बताने लगा था मैं जस्ट अभी। यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, आपने आशिमा बैंक के पास जो प्लेज करवाया ना अपना कैश या सिक्योरिटी, अब एकदम से आपकी सेलर से बात हो गई, उसने बोला भाई साहब रहने दो मत डलवाओ अकाउंट के अंदर, मैं दिल्ली आ रहा हूँ कल को आपसे ले लूँगा, मिल जाना मुझे ज़रा, गुरुग्राम मिल जाना मुझे। अब श्रेया आप बैंक के पास गए कि सर जो मैंने आपके पास रखवाया था ना पैसा सिक्योरिटी के तौर पर, प्लेज के तौर पर, वो मुझे वापस दे दो। आप मत करो, मैं खुद दे दूँगा। तो एक बार बताओ, एकदम से डायरेक्ट डिमांड लायबिलिटी नहीं है? और एक बार अगर आपने बैंक के पास रखवा दिया, फॉर एग्जाम्पल मान लो वो सेलर तक जा रहा है, तब भी वो पैसा अलग रखा हो, बैंक उसको घुमा नहीं सकता। मैं वही तो कह रहा हूँ, बैंक उसको घुमा नहीं सकता क्योंकि वो ज्यादा फिर सेलर के पास ही रहा है। 1 या 2 दिन के अंदर या जब भी वो है, डिपेंडिंग ऑन द प्रोसीजर क्या है, कैसा है क्या नहीं है, बैंक उसको डिपॉजिट करवा देगा। समझ गए? नहीं, बस आप इसको इतना समझ जाओ, जो पैसा जो बैंक रखता है और वो प्रॉमिस के तौर पर मतलब दे रहा है सामने वाली पार्टी को आपके बिहाफ पर, वही है मार्जिन। ठीक है, आगे बढ़ूं। बैलेंसेस इन ओवर ड्यू फिक्स डिपॉजिट्स, एफडी। एफडी क्या होती है? फिक्स डिपॉजिट। ये टाइम के लिए बनती है ना, 6 महीने की एफडी, 3 महीने की एफडी। तो एफडी का कंसेप्ट वैसे तो आता है यहां पर, नहीं रुको, तो फिक्स डिपॉजिट का कंसेप्ट आता है यहां पर, लेकिन फिर भी ना हम इसको ओवरड्यू तो छोड़ो, कोई बात नहीं, बैलेंस इन द ओवरड्यू, फिक्स डिपॉजिट का कंसेप्ट जो है वो तो वैसे टाइम लायबिलिटी का पार्ट है, इसको डिमांड लायबिलिटी में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये याद करो सर और मैडम, लिसन, पैसा अगर आपने इस डेट से पहले विड्रॉ कर लिया तो पेनल्टी लगेगी। अच्छे से सोच लो, बैंक मना नहीं कर रहा, थर्ड ऑप्शन लिखवाया ना मैंने आपको यहाँ पर, बैंक मना नहीं कर रहा है देने के लिए, कह रहा है लेकिन पेनल्टी लग जाएगी, इसलिए डिमांड डिपॉजिट का पार्ट है। आप एफडी को जब मर्जी तोड़वा लो, 15 मिनट के अंदर आप पैसा ले आओ अपना। आपने 10 साल की एफडी बनवा रखी तो तोड़वा नहीं सकते क्या आप उसे? बताओ। और एफडी सबसे बेकार ऑप्शन होता है इन्वेस्ट करने के लिए वैसे, पता है आपको? उस पर जितना इंटरेस्ट मिलता है वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाता। एफडी से बेटर तो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मैंने पढ़ाया भी था आपको ये सारी चीजें। अब ओवर ड्यू फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, ये आपको जानने वाली चीज है। उसके अंदर बैलेंस क्या होता है देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग, ये भी इंटरेस्टिंग चीज है। ये ग्रो वालों ने ब्लॉग लिखा है। ग्रो बेसिकली एक स्टॉक एक्सचेंज की एक ऐप होती है। जब आपका जो डिपॉजिट है आपने करवाया था, एफडी बनवाई थी आपने, एक एफडी बनवाई थी, कितने टाइम के लिए मान लें, बताओ कितने टाइम की, कोई आशिम एग्जांपल दो, कितने टाइम की एफडी करवाना चाहोगे? 5 साल शादी के लिए अपनी है, ठीक है। 5 साल जो है आपने एफडी करवाई, 5 साल कंप्लीट हो गए, आपका डिपॉजिट मैच्योर हो गया ना, मतलब मैच्योर इन द सेंस नाउ यू कैन विड्रॉ द अमाउंट, और जितना इनिशियल डिपॉजिट कर रहा था उससे ज़्यादा मिलकर ब्याज के साथ मिल रहा है आपको पैसा। अब डिपॉजिट होल्डर के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वो अपने फंड को विड्रॉ कर ले जो उसको इंटरेस्ट के साथ मिला है। कितना अमाउंट डिपॉजिट करवाया था आपने, बताओ? 1,05,000 की तो छोटे पागल हो गई है।
50 लैक्स प्लस, नहीं 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 कुछ नहीं ऐसा, वो आप करवा सकते, वो अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी होती हैं। अब आप ये भी नहीं, मजाक भी नहीं कर सकते सर मेरा 1 रुपये रख लो 10 साल के लिए, ठीक है। 50 लैक्स, इस पे आपको जो इंटरेस्ट मिला 5 साल के लिए 5 लाख मिला, कितना हो गया आपके पास 55 लाख। अब आपके पास विड्रॉएबल फंड है, डिपॉजिट करा था आपने 2020 में, साल आ गया है 2025 मान लो, आपके पास ऑप्शन क्या है, विड्रॉ कर लो, या तो अगर एफडी रिन्यू करवानी है और आगे किसी 3 महीने 6 महीने के लिए तो रिन्यू करवा लो। अगर बैंक आपको मैसेज भेज रहा है, कॉल कर रहा है, मैम आ जाओ देख लो क्या करना है आगे क्या नहीं करना है, आप फेल कर गए हर एक चीज़ में, इन दोनों में से, दो अल्टरनेटिव्स में से कोई भी चीज़, कोई भी एक्शन लेने के लिए, ना विड्रॉ कर रहे हो ना रिन्यू कर रहे हो। बैंक आपकी एफडी को एक कैटेगरी के अंदर डाल देगा, कहेगा ये एफडी ओवरड्यू हो गई है। इसका मतलब क्या होता है, क्या आपको पैसा नहीं मिलेगा क्या आपका वापस जब जाओगे तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये एफडी बैंक के पास डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ी हुई है, स्लीपिंग मोड में। अब मजेदार बात, जब ये ओवरड्यू डॉर्मेंट फॉर्म में पड़ी हुई है एफडी, तो ये डिमांड लायबिलिटी कैसे है, आप एकदम से एक्टिवेट हो गए, बैंक ने सोचा अच्छा वो मर गई है साली, कोई भी नहीं आ रहा पैसा मांगने, तो बैंक इतने खर्च कर देगा, मैनेजर अपने घर ले जाएगा, है श्रेया, फॉर्च्यूनर खरीद के ले आएगा मैनेजर कि छोड़ना पैसा लेने आ नहीं रही, भूल गए होंगे, मर गए होंगे, नहीं। और आशिमा सोचो जरा, मैनेजर ले आया फॉर्च्यूनर, अगले दिन आप जाकर खड़े हो गए, हाँ जी सर मेरे 55 लाख। मैं ना बैगों का इंतजाम कर रही थी, पिक्चरों जैसे काले काले बड़े बड़े, कि मैं कैश ऐसे लेकर जाऊंगी, इसलिए लेट हो गई मैं थोड़ा सा। बाकायदा चांदनी चौक से शॉपिंग करके लाई हूँ इन बैगों की, नोट भरने के लिए। हाँ जी सर, 55 लाख। और मैनेजर ने आपकी ये वाली बात सुन के आत्महत्या कर ली, आशमा सोचो, ठीक है। लेकिन डॉर्मेंट फॉर्म में यही होता है, बैंक इसे साइड रख देता है। श्रेया, दिस इज़ वेरी रिस्की कि अगर इस पैसे को वो घुमाएगा या कहीं खर्च कर दे या किसी को लोन के तौर पर दे दे, नहीं। आशमा जैसे कस्टमर एक्टिव होकर खड़े हो गए अगर, ये तो नंगा नाच करने लगेंगे वहाँ जाके, मेरा पैसा चला गया, ये हो गया, लोट मारने लगे, पता चला चूड़ियाँ तोड़ ले इतनी देर में। तो ये डिमांड लायबिलिटी का पार्ट रहता है, ओके। आज में इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल, नेवर माइंड, ठीक है। बोला आदत अब तो है ना। उसके बाद कैश सर्टिफिकेट्स, कैश सर्टिफिकेट्स भी एफडी की तरह ही होते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक आर्टिकल पे लेकर जाना चाहूंगा। सिंपल सा बस 2 डिफरेंस आपको मैं बताना चाहता हूं। कैश सर्टिफिकेट पे आपको ना इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिल जाता है एज कंपेयर टू आपकी नॉर्मल एफडीज। क्यों भाई, क्यों मिल जाता ज्यादा? बिकॉज आप कैश सर्टिफिकेट्स में, अगर एफडी में जैसे अगर आपकी 5 साल की एफडी है, आप 3 साल पहले उसको तोड़वाना चाहते हो, टूट जाएगी। लेकिन कैश सर्टिफिकेट्स में आप प्री मैच्योर विड्रॉल का ऑप्शन आपके पास नहीं होता है, इसलिए आपको ब्याज भी ज़्यादा मिलता है। सोच समझ के ये कैश सर्टिफिकेट लोग बनवाते हैं। और नॉर्मल लाइफ में आपने एफडी ही सुना होगा बचपन से लेकर अभी तक, कैश सर्टिफिकेट नहीं सुना होगा। पता है क्यों? जैसे ही ना बैंक मैनेजर या जो भी लेडी या बैठे रहते हैं वहाँ पर, वो आपको बताते हैं कि सर हमारे पास ना एक आपके लिए पॉलिसी और है, एक ऑप्शन और है कि आप अपना पैसा अगर वो करवा रहे हैं, आप कैश सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, आइए बैठिए हम समझाते हैं आपको। तो आप 2 लोग गए हो, सामने बैठ के बैंक की मैनेजर जो है वो आपको समझा रही है कि क्या है। वो आपसे बोल रही है आप ना कैश सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो, जिसमें आपको एफडी में जो आप 5 साल के लिए बनवा रहे थे अभी आश्रमा 50 लाख की, उसमें आपको इंटरेस्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 5%। इसमें ये कह रहे हैं हम आपको इंटरेस्ट देंगे 12.5% का 5 साल में। आपने कहा वाह यार। आप अपने पापा से बोले
पापा यही वाला करवा लेते हैं। पापा ने कहा चुप रहे, यहाँ पिटेगी, घर जाके पिटेगी, पूरी बात सुनने दे। बैंक की मैनेजर ने कहा कि एफडी में आपके पास ऑप्शन होगा, साल 2020 में आपने बनवाई है, आप इसको 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 25 तक जब मर्जी तोड़वा सकते हो। हम थोड़ी सी पेनल्टी जो है काटेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लो आपने 2 साल तक अपनी एफडी को होल्ड करा, आपके 55 लाख जो हैं वो, आपके जो 50 लाख हैं वो 52 लाख हो गए। अब यहाँ पर बैंक ने 1 लाख काटा अगर आप यहाँ से एफडी तुलवाने गए, लेकिन 51 लाख आपको बैंक पूरे पूरे वापस कर रहा है। तो आपने उनसे पूछा कि मैडम ये फिर कैश सर्टिफिकेट में ऐसा क्या हो जाएगा, 12.5 जो मतलब डबल से भी ज़्यादा हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। उन्होंने बोला आप 2025 में ही जाकर डायरेक्टली इसको मेच्योरिटी के टाइम पर ही विड्रॉ कर सकते हो अपने अमाउंट को। तो आज मैं इस बात पे तेरे को थप्पड़ पड़ा जोर की, वहीं पे कि उल्टी सीधी चीज़ करवाने जा रही थी तो हम फंस जाते अपने पैसे को लेकर। तो एफडी अलाउज यू टू विड्रॉ द फंड्स बिफोर मेच्योरिटी, बस थोड़ी सी एक पेनल्टी फी लग जाती है आपके ऊपर। कैश सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट दोनों में मिलेगा आपको, लेकिन आप पहले विड्रॉ कर सकते हो क्या? नहीं। डिफरेंस समझ में आ गया? तो आज मैं उल्टी सीधी बातें नहीं करनी है बैंक में जाके, ठीक है? पहले पूरी बात सुननी है। और ये तो बहुत इजी होता है, मतलब क्यूमुलेटिव और रिकरेंट डिपॉजिट। आपने 1 लाख डिपॉजिट करवाए, 1 लाख फिर करवाए, फिर 1 लाख करवाए, डेली आपके 1-1 लाख क्या कहते हैं डिपॉजिट हो रहे हैं। रोकेगा बैंक आपको? और आप जितने मर्जी बार करवा रहे हो उतने बार रोकेगा क्या? 1 करोड़ लोग रोज आपको 10-10 रुपए बेचते हैं, रोकेगा बैंक? बैंक का मैनेजर घर आके किस्सी लेकर जाएगा आपको श्रेया? मैडम आप तो हमारे प्राइम गोल्ड कस्टमर हो, और लिस्ट पे डाल देगा ये श्रेया को आ रहा है, इसका पैसा घुमाओ रच के लोन के तौर पर। और बैंक सुसाइड कब करेगा? जब आप बैंक क्रैश हो रहा होगा, आप पहुंच के मुझे सारा पैसा चाहिए, लेकिन तब भी नहीं मिलता, पता है? बैंक आपको टाइम देता है, धीरे धीरे करके हम देंगे। अगर डूब भी रहा होता है ना, आरबीआई भी ये प्रॉमिस करता है कि इतना इतना मिल जाएगा। जैसे आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, येस बैंक डूबा था कुछ साल पहले, कोई बैंक डूबा था, येस बैंक था आई थिंक, पंजाब में कुछ था वो इशू, है ना? उसके बाद आउटस्टैंडिंग यानी कि अभी पेंडिंग है ये, टेलीग्राफिक ट्रांसफर, और अगला इसी के साथ पढ़ लो, मेल ट्रांसफर। ये बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आज भी इसको यूज करती हैं। आप और मैं आजकल इनको क्या बोलते हैं? डिजिटल ट्रांजैक्शन। ये यूज होता था, दिखाता हूं मैं आपको पहले। आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा ऐसे। हमारे ज़माने की बात, हमारे ज़माने में ये वाली बात कम होती है इस प्रकार की ट्रांजैक्शन की। सबसे पहले इसके लिए टर्म बताता हूँ मैं आपको, जो यूपीएससी अगर पूछना चाहे तो पूछ सकता है। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र को टेलेक्स ट्रांसफ़र भी कहते हैं। मैं पहले थोड़ा सा उसको दिखाता हूँ आपको। अब दिख रहा होगा आराम से। टेलेक्स ट्रांसफ़र, शॉर्ट में टीटी। कुछ नहीं होता यार, ये इलेक्ट्रॉनिक मीन्स ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स, बैंक ट्रांसफर की तरह ही है ये, ठीक है?
आज के समय में जैसे हम अपनी बैंकिंग ऐप्स वगैरह से जो ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ नहीं है। अगर पहले आपको किसी को अपना पैसा भिजवाना होता तो आप टेलीग्राफ पे ट्रांसफ़र करते। आज के समय में अगर आपको अपना पैसा भिजवाना है तो मान लो श्रेया आपका SBI में अकाउंट है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इसी का एडवांस वर्जन को आप क्या कहोगे आज के समय में, योनो लाइट की जो ऐप होती है SBI की, इसको यूज़ कर लो आप। ऐसी आप लोगों की बड़ी बड़ी अलग अलग बैंक की ऐप होती होगी, HDFC की कुछ होती होगी, इसकी कुछ होती होगी, है ना। टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र या टेलिक्स ट्रांसफ़र एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड होता है ऑफ ट्रांसफरिंग फंड्स। ये यूज़ जनरली करा जाता था और आज भी थोड़ा थोड़ा करा जाता है फॉर ओवरसीज वाया ट्रांजैक्शन, मतलब दूसरे देशों में आपको पेमेंट भेजनी है और वो करनी है, वहाँ से मंगवानी है। इसको टेलिक्स ट्रांसफ़र भी कहते हैं। और इसके अलावा कुछ फालतू की इन्फॉर्मेशन इसमें हमें कुछ करनी नहीं है। एक मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अरे मैं मेल लिख रहा हूँ यार मेल ट्रांसफर इन बैंकिंग। इसको हम लोग EMT भी बोलते हैं, ईमेल मनी ट्रांसफ़र। ये भी आप लोगों ने ना कभी करा होगा ना कभी सुना होगा। कंपनीज वगैरह में आप लोग जो आपकी कंपनी से अगर कभी करे इसको तो फिर भी आपको पता हो, लेकिन 99% लोगों को नहीं पता होगा ये। हमें बस एक बार सुन लेना है इसको, याद तो हमें कुछ करना नहीं, क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें बहुत कम यूज़ होती हैं। ये एक रिटेल बैंकिंग सर्विस होती है डेट अलाउस यूजर्स टू ट्रांसफ़र फंड्स बिटवीन पर्सनल अकाउंट्स यूजिंग ईमेल और उनकी ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को यूज़ करते हुए। अब ये कुछ नहीं होता। आज के समय में क्या है, आप किसी को जब पैसा ट्रांसफ़र करने लगते हो, आपको एक कंफर्मेशन अगर मेल आ जाए श्रेया, या फिर इसी को एडवांस फॉर्म में अगर मैं बोलूँ OTP, ये है आज के समय में। OTP भी तो एक प्रकार का मैसेज मेल ही है ना, बताओ श्रेया कि नहीं, है ना आशिमा। और एक जो विड्रॉल कंफर्मेशन अगर आ रही है तो समझ गए, बोलो हाँ या ना। मैं क्या होता था कि ईमेल पर, अभी भी क्या होता है कि ईमेल पर बेसिकली कंफर्मेशन एक मेल आती है पर्सनल अकाउंट की, कि अगर आप इस पर क्लिक कर दो देन ओनली और पैसा जो है आपके बैंक से कट होकर फिर सामने वाले के पास जाएगा। और ये जो ईमेल होती है ऑनलाइन बैंकिंग सर्विस के लिए होती है। मैं वही तो बता रहा हूँ आपको कि आज के समय में यही तो है OTP, और क्या है। 10,000 से ऊपर नहीं हो सकता है। मेरे SBI में है कि अगर मैं उससे एक लिमिट से ज़्यादा अगर मैं निकालता हूँ तो वो OTP की कंफर्मेशन मांगता है, ताकि मेरा ATM कार्ड कोई और मिसयूज़ ना कर रहा हूँ। और मैं तो अगर IMPS या ये क्या बोलते हैं इसको, RTGS, IMPS और NEFT अगर मैं करता भी हूँ ना, तो SBI में ये चीज़ है, योनो लाइट ऐप में या योनो ऐप में आपको OTP की मदद से ही वो करना पड़ता है। बल्कि जो मेरा ICICI का अकाउंट है उस पर तो बस मैंने अकाउंट नंबर डाला, वो सेंड भी हो जाता है फटाफट। लेकिन SBI मेरा बहुत सेफ रहता है, उसमें मैं अकाउंट डिटेल्स डालकर अगर किसी को पैसे भेज रहा हूँ अगर, तो वो पहले OTP मांगता है। मेरा फ़ोन अगर किसी गलत हाथों में भी चला गया तो वो OTP वगैरह पूरा प्रॉपर मेरे फ़ोन नंबर पे ही आएगा मेरे पास। और ईमेल पे कंफर्मेशन, डबल कंफर्मेशन वाला मैंने वो बनाया हुआ है। ये चीज़ समझ गया पहले मुझे बताओ, पक्का। एक मिनट रुकना। फिर क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट। DU में आशिमा बहुत बार हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में फीस डिमांड ड्राफ्ट की फॉर्म में ली जाती है ना। DD बनवा कर लो वो लोग कहते हैं ना। हमारे पापा फिर क्या करते थे, पैसा देकर एक पेपर बनवाते थे जिसमें लिखा रहता था आशिमा उपल के नाम का ये एक DD है,
7,280 रुपीज़ का, जितनी भी फीस है, मतलब एक सेमेस्टर की जो भी है। अब ये इसके केस में क्या होता है, डीडी ना एक रिस्की चीज़ होती है। क्यों? वैसे तो अगर आपने इस पर प्रॉपर लिखवा दिया कि हाँ दिस विल बी पेबल टू दिस वो करके, लेकिन जनरली डीडी रॉ फॉर्मेट के अंदर बनता है। ये एक पेपर है, जिसके हाथ अगर ये लग गया तो उसके पास इतने पैसे आ सकते हैं। अब थोड़ा सा बैंक वगैरह जो डीडी इशू करते हैं उसको सेफ्टी क्लॉज के साथ रखने लगे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक लाइन दिखाता हूँ जरा, देखना। डिमांड ड्राफ्ट, ये है डिमांड ड्राफ्ट। आप किसी एक पर्सन के नाम पे लिखा हुआ है 2,500 ओनली, 2500 का उसने डीडी बनवाया। कैसे बना? एसबीआई का डीडी, उसने 2500 रुपये देकर वहाँ पर बैंक में ये डीडी बनवाया। अब यहाँ पर किसी एक पर्सन का कोई भी नाम लिखा हुआ है क्या? बताओ, दिख रहा है कि किसको पेबल है, उसको पेबल है? नहीं ना। दूसरी चीज़, इसकी डेट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है इसकी, जो कि आप डाल सकते हो अपनी मर्जी से, उतने टाइम का बनवा सकते हो। पेन से नहीं डाल सकते, आपको उधर ही बैंक में ही बताना पड़ेगा। लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको, ये तो आपने डीडी तो देख लिया। इधर देखो, डिमांड ड्राफ्ट एक प्री पेड इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि आपने पैसे देकर बस इस फॉर्मेट के अंदर, एक चिट्ठी के अंदर आपने इसको कन्वर्ट करवा लिया है। देयरफॉर यू कैन नॉट स्टॉप पेमेंट ऑफ इट इन द केस ऑफ फ्रॉड और मिस इंटेंडेड रिसीट। किसी के हाथ अगर गलती से लग गया, फ्रॉड हो गया, आपका डीडी चोरी हो गया, अपने नाम पे वो इसको डलवा कर फिर आपके पैसे निकाल सकता है। बैंक इसमें अब एक सेफ्टी क्लॉज जोड़ने लगी है, मतलब प्रॉपर तो नहीं पता मुझे, क्योंकि बैंकिंग का मतलब हर साल कुछ ना कुछ अपडेशन और ये सब होती रहती है। जहाँ तक मैंने अभी सुना था कुछ महीने पहले कि बैंक अब इसमें प्रॉपर तरीके से एलोकेट कर देते हैं कि अगर टाइम लिमिट है ना, इतने टाइम लिमिट में इसमें चला जाए पैसा, इस पर्सन के नाम पर बन रहा है डीडी और इसके लिए बन रहा है। अब क्योंकि ये चेक नहीं होता ना, तो यहाँ पर इसके लिए लिखना ना मुश्किल होता है। चेक में तो लिखा जाता है ना, मतलब टू एंड फ्रॉम। उसके बाद अनक्लेम डिपॉजिट, बैंक के खातों में कुछ ऐसे पैसे पड़े हुए हैं जिसको बहुत सालों से कोई मांगने ही नहीं आया, और ये ना जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती है ना मयूर, वहां पर भी ना अनक्लेम्ड स्टॉक्स पड़े रहते हैं लोगों के बहुत बार, सेबी के पास, एनएससी और बीएसई में। कई बार न्यूज़ पे इंटरव्यूज आते हैं, श्रेया, अभी अनक्लेम डिपॉजिट्स क्या हैं, जैसे मतलब मान लो, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल दूं। आशमा ये तो देखा ही होगा, फिंगर क्रॉस, एंटरटेनमेंट मूवी, वो अक्षय कुमार क्यों आता है? पड़ा हुआ पैसा लेने अपने बाप का। रास्ते की बात कौन बनता है? कुत्ता एंटरटेनमेंट, और उसको संभालने वाला हबीबुल्ला, जॉनी लीवर। उसका नाम बेचारा गलत बोल दो कितना बौखला जाता है ना। कह रहा मेरे वालिद ने मेरा नाम बड़े प्यार से रखा है, इसलिए मेरे को गुस्सा आता है। फिर देखी होगी एंटरटेनमेंट तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं, तो कोई पर्सन नहीं रहा होगा या उसके रिश्तेदारों को नहीं पता लग रहा होगा जितने भी हैं कि कहाँ गया पैसा, क्या हुआ उसके पैसे का। फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ मैं बताता हूँ, मे नॉट गॉड डू सो, भगवान ना करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो। एक फैमिली है, सारे लोग जा रहे हैं, जॉइंट फैमिली, 8 से 10 लोगों की ट्रिप पर, एक्सीडेंट हो गया और सारे के सारे लोग मर गए। सबके बैंक के खाते होंगे,
लाखों करोड़ों रुपए बैंक में रखा होगा। अब निकाला जाए तो कैसे निकाला जाए, सोच के देखो। जॉइंट फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जो पासबुक होगी, चेकबुक होगी, एटीएम कार्ड होगा, मैं चाचा को बताऊंगा, चाची को पता होगा, ताऊ जी को, ताई जी को, मम्मी को, पापा को, दादा दादी को, उनके मेरे को पता होंगे, मेरे उनको ही पता होंगे। यही है जॉइंट फैमिली। लेकिन ये सारे लोग खत्म हो गए मान लो। अब दूर का कोई मौसी या बुआ या उनके बच्चे, अब वो ये जानना चाह रहे हैं या विड्रॉ करना चाह रहे हैं कि पैसे कैसे हैं। और बैंक फिर आपको पता है मयूर, है ना श्रेया, हज़ारों तरह के सवाल जवाब करेगा। हो सकता है वो मिल जाए, लेकिन अब दूर दूर तक कोई बचा ना हो मान लो, ये भी हो सकता है। अनक्लेम्ड डिपॉजिट, ऐसी अनक्लेम्ड स्टॉक्स भी होते हैं। बहुत बार टीवी पे आज में क्या होता है, कोई कोई पर्सन आके बताते हैं कि हमारे दादाजी ने अपने ज़माने के अंदर कुछ 2600 शेयर खरीदे थे एमआरएफ के, लेकिन अब उनको कोई अपना पासवर्ड याद नहीं है, कुछ याद नहीं है, वो नहीं है। अब उसको कैलकुलेट अगर आज के समय में करा जाए ना, तो वो 1800 करोड़ रुपए, 5,500 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए इतने बन चुके हैं, लेकिन पासवर्ड याद नहीं है, कुछ पता नहीं है कौन सा एक्सचेंज पे खरीदा था, क्या खरीदा था, किस नाम से खरीदा था। ये भी होता है। तो बैंक इनको फिर भी हाथ नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता? ये डिमांड लाइबिलिटीज का पार्ट क्यों है? अक्षय कुमार भी एकदम से एक्टिवेट हो गया था उसके अंदर, और करण अर्जुन भी, याद है एंटरटेनमेंट मूवी के अंदर आशमा, ये चीज है। तूने तो देखी है ना, शुक्र है भगवान तू है। क्रेडिट बैलेंसेस इन द कैश क्रेडिट अकाउंट। क्रेडिट बैलेंसेस तो सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है? क्रेडिट बैलेंसेस क्या होता है? नहीं, आता रहता है, आपका बैलेंस पड़ा हुआ है और वो ग्रो होता जा रहा है, आपको उस पर इंटरेस्ट भी मिलता जा रहा है। कोई भी है सेविंग अकाउंट वगैरह। हाँ, वही मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि ऊपर वाली बात ही इन्होंने रिपीट करके अलग फॉर्मेट के अंदर लिखी हुई है। कैश क्रेडिट अकाउंट क्या होता है? आप क्या दूसरे फॉर्मेट के अंदर पैसे नहीं डाल पाओगे? कैश दोगे तो ये अकाउंट ऑपरेट करेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका सारे प्रकार के अकाउंट कैश क्रेडिट अकाउंट ही होते हैं। आपको सैलरी अगर कैश में मिल जाए श्रेया, आप बैंक में ले जाकर वो डिपॉजिट करवा दो, तो वो ऑनलाइन आपके बैंक के खाते में शो नहीं होंगे क्या कुछ टाइम के बाद, या 1-2 दिन के बाद, अगर आप उनको डिपॉजिट करवाए हो तो? उसके बाद डिपॉजिट्स हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर एडवांसेस विच आर पेबल ऑन डिमांड। ये कुछ नहीं है। जैसे आप कभी भी किराए पर घर लेते हो, दुकान लेते हो, आपको सिक्योरिटी और एडवांस देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? जिसको आप घर खाली करते वक्त या दुकान खाली करते वक्त फिर वो मांग सकते हो, जो आपने एडवांस दिया था। कोई मकान मालिक कहते हैं ना कि 2 महीने की सिक्योरिटी लगेगी, एडवांस लगेगा। 1 महीने का किराया आपका जो चल रहा है, जिस तारीख से आप गए हो, 2 महीने की उधर से एक एडवांस सिक्योरिटी देनी पड़ती है। बहुत सारी जगह पर ये वाला केस होता है। अब यहां पर बैंकों के पास भी ना ऐसे बड़े सारे पॉलिसी के तहत, किसी अकाउंट्स के तहत कुछ एडवांसेस होते हैं। तो वो ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं विच आर हेल्ड एज सिक्योरिटी फॉर एडवांसेस विच आर पेबल ऑन डिमांड। इसका छोटा सा एग्जांपल दूं मैं आपको आज के केस के अंदर। आपके फोन पे पेटीएम पे, यूपीआई की किसी भी ऐप पे एक ऑप्शन आता है, अगर आपने कभी देखा हो,
आपके अगर फिक्स पैसे किसी एक चीज़ को जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल मान लो आप अपने फ़ोन से जियो का 666 वाला रिचार्ज करवाते हो, उस पर एक चीज़ वो आपसे पूछता है कि हम इसको ऐसे कन्वर्ट कर दें सर। ऐप पूछती है, मतलब वो आपका फ़ोन पे पेटीएम कुछ टाइम के बाद पूछेगा, जब उसको एक पैटर्न पता लगने लगेगा कि हम ऐसा कर दें कि हर बार 90 दिन आपका इधर कंप्लीट होगा तो हर बार हम आपके बैंक से काट के खुद ये कर दिया करें रिचार्ज। होता है ऐसा कि नहीं होता बताओ? किराए के केस में ऐसा होता है कि आप इस पर्सन को हर महीने इतनी इतनी तारीख को पैसा भेजते हो, आप भूल भी जाओ लेकिन इस तारीख तक पहुंच जाए, तो क्या हम एक काइंड ऑफ एक SIP बांध दें इसकी इतनी इतनी तारीख की? आपकी ऐप्स आपसे पूछती हैं ऐसा, देखा कभी आपने? कि आप जानते हो इसके बारे में? अगर आप उसको जब मर्जी काटना चाहो तो काट नहीं सकते हो। आप उस घर में रह नहीं रहे जहाँ पर आप श्रेया भी रह रहे हो, मान लो आपने एक SIP बांध रखी है कि यार मैं बहुत सारी चीज़ों के अंदर उलझी हुई हूँ, मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, मुझे ऑफिस जाना पड़ता है, मुझे UPSC की तैयारी करनी पड़ती है, फलाना डिगमा 100 ड्रामे है मेरी ज़िंदगी में, मैं भूल जाती हूँ किराया देना या कुछ भी करना। तो आपने एक SIP बांधी कि ऑटोमेटिकली मेरे बैंक से कट जाए, सैलरी तो मेरी आती है कि कट जाएंगे, उससे पता लग जाएगा, मुझे मैसेज आ जाएगा कि उन आंटी तक अंकल तक एक किराया पहुँच गया मेरी साइड का जितना पहुँचना था। लेकिन अगर आप वो घर खाली कर रहे हो, अब नई जगह पर जाकर नई डेट का किराया बनेगा, और अब आपको इस बेवकूफ़ या बुढ़े या बुढ़ी को क्यों भेजना किराया फिर? काट दो उसको, तो हो नहीं गया ये पेबल ऑन डिमांड, बताना जरा। अब ये बैंक अगर जो है आपका लेकर रख लेता है, जो भी रख लेता है उसको फिर उस टाइम तक पहुंचा देगा। समझ गए? तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।